हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और आज स्टार्ट कर रहे हैं सोशोलॉजी। और ये हमारी बुक सेकंड है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आज आपके लिए यहाँ पर रखा है। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ग्रामीण समाज में जाति व वर्ग में क्या संबंध पाया जाता है। तो हमें देखने को मिलता है कि जाति और वर्ग आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। इनके बीच में आपको एक संबंध देखने को मिलता है, इनके बीच में आपको लिंकेज देखने को मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग और जाति की संरचना किस प्रकार है, इन संरचनाओं को ध्यान से हम देख लेते हैं। पहला आता है आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग और जाति संरचना परस्पर संबंधित होती है। ठीक है, इतना याद रखना है कि ये दोनों आपस में क्या होती है, संबंधित होती है। इनके बीच में आपको संबंध पाया जाता है, लिंक्ड होती है आपस में, इतना याद रखना है। दूसरा क्या है, उच्च जाति को उच्च वर्ग माना जाता है। जो जितनी भी ऊंची जातियाँ होती हैं उनको उच्च माना जाता है, उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उनके पास संसाधन भी ज़्यादा होते हैं। और जो निम्न जातियाँ होती हैं उनको ये नियंत्रण भी करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे सामने, उच्च जाति अमीर लोग, बड़े और मध्यम भू मालिकों ने गांवों में संसाधनों और श्रम बल को नियंत्रित किया हुआ है। मतलब उच्च जाति के लोग, और इन्होंने क्या किया हुआ, जो निम्न जाति के लोग होते हैं इनके संसाधनों पर भी किसी हद तक कब्जा कर रखा है। और पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में इनके पास संसाधनों की बहुलता ज़्यादा है। इसी वजह से ये पूरे के पूरे संसाधन को नियंत्रित करते हैं। तथा जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। अगर सभ्य समाज के बारे में हम सोच रहे हैं, सभ्य समाज के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो उच्च जाति हो या निम्न जाति हो, सभी के पास संसाधन बराबर होने चाहिए और कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। तभी एक सभ्य समाज का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। किसी भी जाति की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जाति की प्रधानता है वहाँ पर, इसका मतलब वो एक समाज ऐसा समाज है जहाँ पर जाति वर्ग के रूप में भेदभाव देखने को मिलता है। तो जाति और वर्ग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी एक सभ्य समाज विकसित हो सकता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उदारीकरण के कारण कौन कौन से उद्योग प्रभावित हुए। तो आपको पता होना चाहिए उदारीकरण क्या है और कब आया। उदारीकरण भारत सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है, यानी कि बहुत बड़ा एक रिफॉर्म किया गया है। क्योंकि इस रिफॉर्म में आपको देखने को मिलता है कि 1991 में अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जो आपके रिजर्व्स थे वो ख़त्म हो गए थे। फॉरेन रिजर्व्स थे, मतलब जो आपका मुद्रा कोष था वो ख़त्म हो गया था। इसी वजह से आपको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करना पड़ा। तो उदारीकरण क्यों किया गया था, इसके क्या कारण थे। तो उदारीकरण करने का कारण ये था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन जो बाहर के जो देश हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करवाया जा सके। तो उदारीकरण इसलिए किया गया ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके। और जब भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आएगा तो बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भारत में आएंगी। इससे भारत का धीरे धीरे विकास शुरू हो जाएगा और औद्योगिकरण शुरू होगा, जिससे रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध होंगे। और जब रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध होंगे तो आपके जो किसान हैं, मजदूर हैं, इन सभी को उसमें काम करने का एक मौका मिलेगा। और कृषि क्षेत्र के अलावा दूसरा भी उनके पास एक ऑप्शन होगा जिसमें वो काम कर सकते हैं। तो उदारीकरण एक कदम उठाया गया है भारत सरकार द्वारा, जहाँ पर रोजगार के साधन को उपलब्ध कराने के लिए आप कदम उठा रहे हो। 1991 से सरकार ने उदारीकरण नीति को अपनाया है तथा दूरसंचार, नागरिक उद्यान, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में निजी कंपनियों, विशेषकर विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत सी भारतीय कंपनी को विदेशियों ने खरीद लिया है तथा कुछ भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। इसके कारण आमदनी की असमानताएं बढ़ गई हैं। ये भी देखा जा रहा है कि उदारीकरण से भारत में बहुत ज़्यादा असमानता बढ़ी है। बहुत से लोगों के पास आमदनी ज़्यादा हो रही है तथा दूसरे लोगों की आमदनी घट गई है। तो इससे जो अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत बड़ी खाई थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें उदारीकरण के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरीके की सिचुएशन और ज़्यादा ना बढ़े, सभी के बीच में गैप नहीं बढ़ना चाहिए। तो बड़े उद्योगों में सुरक्षित रोजगार कम हो रहे हैं, जितने भी बड़े उद्योग हैं उनमें सुरक्षित रोजगार की कमी देखने को मिल रही है। और किसान तथा आदिवासी लोग विस्थापित की जा रहे हैं। जब हम किसी भी कंपनी या फैक्ट्री को स्टार्ट करते हैं या फिर स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं या फिर वहाँ पर स्थापन की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हमें किसानों को, मजदूरों को हटाना पड़ता है, वहाँ से उन्हें विस्थापित करना पड़ता है। तो उदारीकरण के फ़ायदे ये होते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन मिलते हैं। नुकसान ये होता है कि वहाँ से आदिवासियों को विस्थापित करना पड़ता है, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है। तो ये आपको कुछ नुकसान भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तीसरा कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को अन्य प्रकार की बीमारियाँ भी होती हैं। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि उदारीकरण से कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सांस्कृतिकरण की विभिन्न स्तरों पर आलोचना हुई, इसके विषय में विस्तार में बताइए। अब इसके विषय में हमें विस्तार से बताना है कि संस्कृतिकरण क्या है। देखने को मिलता है कि भारत के समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग प्रकार की उनकी विचारधारा हैं, अलग अलग प्रकार के उनके धर्म हैं और धर्म को मानने के पीछे अलग अलग उनके वैचारिक सिद्धांत भी हैं। उन्हीं वैचारिक सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि किस किस प्रकार से उन वैचारिक सिद्धांतों पर आगे चलकर हम काम कर सकते हैं। तो संस्कृतिकरण की आलोचना सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति के स्तरीकरण में उद्गामी परिवर्तन करती है। उच्च जाति की जीवन शैली उच्च तथा निम्न श्रेणी की जीवन शैली निम्न होने की भावना पाई जाती है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी ये है कि उच्च जाति के लोग और निम्न जाति के लोगों के बीच में आपको यहाँ पर क्या संबंध पाया जाएगा। संबंध ये होगा कि उच्च जाति के लोगों के पास ज़्यादा प्रधानता होगी, उनके पास संसाधन ज़्यादा होंगे और जीवन जीने की एक अलग शैली होगी। वहीं पे निम्न जाति के जो लोग हैं उनकी जीवन शैली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, संसाधनों तक पहुँच बहुत कम होगी और उनके ऊपर अत्याचार शोषण जैसी प्रक्रियाएँ होती रहती हैं। इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा विस्तार से सोचने की ज़रूरत है। अगर एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए आपको यहाँ पर कदम उठाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण वांछनीय तथा प्राकृतिक है। यानी उच्च जाति अपने आप में ये सोचती हैं कि अगर हम उच्च जाति में जन्मे हैं तो हमारा जो संसाधनों तक पहुँच है वो निम्न जाति के लोगों तक ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम उच्च जाति हैं। इस तरीके की हूण भावनाएं उनके अंदर देखी जाती है और वो निम्न जाति को बहुत ही ज़्यादा हूण दृष्टि से, बहुत ही कपटी दृष्टि से देखते हैं, जिसकी वजह से समाज में एक अलग प्रकार का माहौल प्रकट होता है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के जो घटना चक्र हैं वो देखने को मिलेंगे, लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यह अवधारणा असमानता तथा अपरजन पर आधारित होती है। ये क्या है, यहाँ पर असमानता होती है, अपरजन यानी कि दूसरों की आप बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं, बेइज्जती करते हैं, नीचे अपने से बहुत ज़्यादा नीचे समझते हैं, उनके साथ बैठते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, छूते नहीं हैं उनको और उनको एक अलग ही माहौल में ढाल दिया जाता है। इसके वजह से समाज का जो रूप निकल के आना चाहिए, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार होने चाहिए, वैसा नहीं हो पाता, ये किसी हद तक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक विशेषाधिकार है। निम्न जाति के प्रति भेदभाव विशेषाधिकार है, मतलब क्या वो ऐसा समझते हैं कि हमारे पास एक विशेष अधिकार है, हमारे पास ज़्यादा सुप्योरिटी है, हमारे पास ज़्यादा पावर है, हम उनको क्या कर सकते हैं, निम्न जाति को दबा सकते हैं नीचे। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। नेक्स्ट आएगा आपके सामने, इसमें दलित समाज के मूलभूत पक्षों को पिछड़ा माना जाता है और इनको क्या है, पिछड़ा माना जाता है और इसी पिछड़ेपन की वजह से इनके साथ अत्याचार जैसी चीज़ें होती हैं और इनकी समाज में बहुत कम सुनी जाती थी। आज नहीं कहूँगा, आज तो सभी लोगों को समान अधिकार हैं, पर कुछ समय पहले जाया जाए तो इनको समान रूप से अधिकार प्राप्त नहीं थे। नेक्स्ट आता है आपके पास लड़कियों को भी असमानता की श्रेणी में नीचे धकेल दिया जाता है और लड़कियों को भी लड़कों के मुकाबले कम वरीयता दी जाती है और इनको भी लड़कों से कम समझा जाता है और इनको कम समाज में वरीयता दी जाती है और शिक्षा में और अलग अलग क्षेत्रों में जाने से भी इनको रोका जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास भूमि सुधार कानून को लागू करने में कुछ बचाव के रास्ते युक्तियां थी। अब क्या भूमि सुधार आंदोलन जो कानून है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि सुधार की वजह से जो भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है 1947 में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, सभी लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, वहाँ पे जमींदार भी हैं, जमींदार किसानों का शोषण कर रहे हैं। तो भूमि सुधार करके किस प्रकार से गरीब किसानों तक भूमि दी जाए ताकि वो भी अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो भूमि सुधार बहुत महत्वपूर्ण है और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में भूमि सुधार अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल ने 1950 से लेकर के 1970 तक भूमि सुधार कानून को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए, क्योंकि इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, भूमि सुधार करते रहेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए अगर काम करेंगे तो एक सभ्य समाज की एक नींव पड़ेगी, जिसमें आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 1950 से लेकर के 1970 तक हम भूमि सुधार की श्रृंखला शुरू करते हैं
और धीरे धीरे दलितों वंचितों के लिए काम करना यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं और भारत में गरीबी को कम करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पहला पॉइंट आता है जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, परंतु यह केवल कुछ क्षेत्रों में ही हो पाया। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए, लेकिन ये सभी क्षेत्रों में नहीं हो पाए। इसके पीछे बहुत कुछ कारण है, इनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर इतना याद रखना है कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा पृथक प्रयास किए हैं, पर जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं कर पाई। नेक्स्ट आता है आपके पास पट्टेदारी को खत्म करना, परंतु वह केवल बंगाल तथा केरल तक ही सीमित रहा। मतलब पट्टेदारी को खत्म करना, लेकिन ये बंगाल और केरल तक ही सीमित रहा। जो किराए पर भूमि लेकर खेती करते हैं उन्हें काश्तकार, पट्टेदार या जोतदार कहा जाता है। जो किराए पर भूमि लेकर करते हैं उन्हें काश्तकार, पट्टेदार और जोतदार कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपके पास भूमि की चकबंदी क्या होती है। भूमि की चकबंदी अधिनियम जो राज्यों का कार्य था, इसमें भी बचाव के रास्ते और विधियां निकाल ली गई, जिससे यह भी आधा अधूरा रह गया। चकबंदी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। चकबंदी वह अ, धारणा है जिसमें क्या किया जाता है, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को एक बड़े टुकड़े में बना दिया जाता है, जिससे जो आपका प्रोडक्शन है वो ज़्यादा किया जा सके, उत्पादन आपका ज़्यादा किया जा सके। तो चकबंदी में क्या होता है, छोटे छोटे जो आपके भूमि है उनको जोड़ के एक बड़े भूमि के टुकड़े में अ, बना दिया जाता है, जिससे आप क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है और उसमें अच्छे से उर्वरक लगा सकते हैं, पानी की सुविधा भी वहाँ हो जाएगी, तो आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हैं। तो भूमि की चकबंदी करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े हैं उन पर ज़्यादा फसल को नहीं उगाया जा सकता है, लेकिन भारत में जनसंख्या ज़्यादा थी, तो जनसंख्या का पेट भरने के लिए चकबंदी जैसे नियमों को राज्य सरकार ने किया, लेकिन ये भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। इसमें भी बहुत ज़्यादा धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ और बाद में ये काम भी आधा अधूरा रह गया। लेकिन एक सही नीयत से काम शुरू किया गया था, तो इसके हमारे पास सकारात्मक परिणाम निकल कर आते हैं। नेक्स्ट आता है भारत समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव की विवेचना करें। देखने को मिलता है कि भारत में औद्योगिकरण के प्रभाव ठीक पड़े, रोजगार के साधन उपलब्ध हुए, लेकिन ये होता है कि किसी भी चीज़ के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि सकारात्मक प्रभाव में आपको रोजगार के साधन उपलब्ध होते हुए दिखाई दे रहे, सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं की स्थिति में आपको सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं पर औद्योगिकरण में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लम एरिया बनते चले जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और पहला पॉइंट मैं आपके सामने रीड करता हूँ। पहला आता है संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ और उसके जगह एकाकी परिवार का प्रचलन हुआ। ठीक है, संयुक्त परिवार जो आप जॉइंट फैमिली रहते थे उससे आप न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हो। जाति व्यवस्था से संबंधित संस्करण और नियमों में स्थिरता आई है। अब क्या है, धीरे धीरे जो जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर थी उसमें अब थोड़ी सी नरमाई देखने को मिल रही है। लोग अब सभी जातियों को समान रूप से, समान दृष्टिकोण से देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है कानूनों पर आधारित सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था विकसित की गई। ठीक है, कानूनों पर आधारित सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था विकसित की गई है। और फोर्थ पॉइंट आता है व्यक्तियों के सामाजिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, व्यक्तियों के सामाजिक मनोवृत्तियां मतलब कि धीरे धीरे उनकी सोचों में परिवर्तन आ रहा है और सभी लोगों को समान रूप से अधिकार देने में अब उनको ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। अगर एक समाज को आगे बढ़ना है तो सभी लोगों के पास, चाहे वो दलित हो, चाहे वंचित हो, चाहे ऊंची जाति हो, चाहे निम्न जाति हो, कोई भी हो, सभी के पास समान अधिकार होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है आपके पास अनेक नई समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें मुख्य है औद्योगिक केंद्रों में मलिन वस्तुओं में वृद्धि होना, मतलब स्लम एरिया में, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़्यादा खराब हो गई, अपराधों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, मानसिक तनाव बढ़ने में, मनोविकार संबंधी बीमारियों में वृद्धि, परिवहन के कारण बहुत से दुर्घटनाएं होने लगी, परिवहन यानी कि रोड एक्सीडेंट में भी बहुत ज़्यादा घटनाएं होने लगी और एक तरीके से मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। और जो स्लम एरिया होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होने की वजह से लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ा। तो औद्योगिकरण के बहुत से नुकसान भी हैं तो बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो किसी भी चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामाजिक आंदोलन की विशेषता का उल्लेख कीजिए। सामाजिक आंदोलन की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो क्या होती है सामाजिक आंदोलन की विशेषता? पहला आता है आपके पास सामाजिक आंदोलन की निम्नलिखित विशेषता है। पहला आता है सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास होता है। मतलब सामूहिक प्रयास का मतलब क्या होता है, इसमें लोग ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, समूह में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
और सोसाइटी का एक ही एजेंडा होता है, समाज का एक ही क्या होता है, प्रयास होता है, एक ही जैसी समस्याओं के प्रति वो इकट्ठे होते हैं और उसके प्रति आंदोलन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने, इसका संचालन संगठित जनसमूह करता है। संगठित जनसमूह मतलब क्या है, बहुत से लोग मिलके इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तीसरा आता है आपके सामने, इसका एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य होता है। इसका निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य होता है मतलब हो सकता है वो अपनी किसी डिमांड को पूरा करवाना चाहते हो सकता है सरकार उनका शोषण कर रही हो, या फिर कोई ऐसी नई नीति लाई हो जिस नीति से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, उसमें बदलाव करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपके सामने, यह एक विशेष विचारधारा पर आधारित होता है। यह एक विशेष विचारधारा पर आधारित होता है। नेक्स्ट आता है, इसका आधार किसी क्षेत्र, समुदाय अथवा बड़े समूह में एक विशेष समस्या का उत्पन्न होना है। मतलब किसी भी जगह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो, जहाँ पर लोग उस परेशानी को दूर करने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व एक प्रमुख तत्व है। यहाँ में सामाजिक क्षेत्र में एक अपने आप में प्रमुख तत्व इसलिए है क्योंकि जब कोई किसी भी जगह पर आंदोलन हो रहे हैं तो उन आंदोलनों का क्या मतलब है, मतलब आंदोलन इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि समाज में अस्थिरता है, कोई परेशानी है, उसको दूर करने के लिए आंदोलन किया जाता है। और एक नेतृत्वकर्ता जरूर होता है जो पूरे पूरे आंदोलन को वहाँ पर नेतृत्व प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट आता है, इसका लक्ष्य परिवर्तन लाना होता है, समाज में परिवर्तन करना है, आपको चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट आता है, इसकी प्रकृति व्यवस्था विरोधी होती है, मतलब जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार सरकार नीतियां बना रही है समाज के लिए, जरूर उससे लोग नाखुश हैं, इसी वजह से यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं। जैसे क्या होता है, ब्रिटिश जब हमारे ऊपर शासन कर रहे होते तो हम लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन करते हैं क्योंकि वो हमारा शोषण करते हैं। जब कोई भी सरकार या व्यवस्था हमारा शोषण करना शुरू कर देती है तभी हम आंदोलन का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और आंदोलन हमें आगे तक हमारी जो राह होती है उसको आसान बना देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, विशेषताओं का वर्णन करें। आप देखो, धर्मनिरपेक्षता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत जैसे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो धर्मनिरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग भाषाई क्षेत्र पाए जाते हैं और सभी लोगों को समान रूप से समान धर्म को अपनाने की अनुमति दी गई है संविधान के अनुसार। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो हो सकता है धर्म के आधार पर बहुत सारे दंगे हो सकते हैं। इसी वजह से जो हमारा संविधान है, जो हमारा देश है, वो किसी भी धर्म को राष्ट्रीय तौर पर मान्यता नहीं देता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना से है। इसका अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाता है। देश के सभी नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने और उसके विश्वास के अनुसार व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। डॉक्टर R N सक्सेना के अनुसार धर्मनिरपेक्षता वह नीति है जो धार्मिक सहिष्णुता, समानता और भाईचारा पर आधारित है। यह सभी नागरिकों के उनकी जाति, धर्म, लिंग और विश्वासों पर विचार किए बिना सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देती है। सभी लोगों को समान रूप से उनके धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता देती है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला आता है आपके सामने, सभी धर्मों के बीच समानता पाई जाती है। ठीक है, सभी धर्म जितने भी हैं सभी के बीच में आपकी समानता पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। किसी धर्म को राज्य द्वारा राजकीय धर्म नहीं घोषित किया जाएगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म को आप राजकीय धर्म नहीं कहेंगे। सभी धर्म आपके लिए बराबर हैं। अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी। आप अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं उसका, और अपने धर्म को अपने आधार पर मान सकते हैं और किसी भी एक धर्म को आप गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता भारत जैसे बड़े विशाल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पे इतनी सारी विविधता है। तो भारत के लिए तो धर्मनिरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दंगे फसाद को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए धर्मनिरपेक्षता जैसी नीति को अपनाना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नगरीकरण और औद्योगिकरण किस तरह एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपको बताना है। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक इसलिए हैं, जहाँ पर औद्योगिकरण होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की कंपनियां, फैक्ट्रियां बनना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे नगरों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इनको एक दूसरे का पूरक कहा जाता है क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से अलग अलग प्रकार के
आपको देखने को मिलेंगे, रोज़गार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। जब रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे तो वहाँ पर लोग बसना शुरू हो जाएँगे। जब वहाँ पर लोग बसना शुरू हो जाएँगे तो नगरों का निर्माण होना वहाँ पर शुरू हो जाएगा। और औद्योगिकरण की वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा अपने बेहतर भविष्य के लिए वो सोच सकते हैं। इसी वजह से नगरों का निर्माण वहाँ पर होना शुरू हो जाता है। ठीक है? उपनिवेशवाद के दौरान से संरचनात्मक परिवर्तन हुए। हम नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि नगरीकरण की वजह से ही औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, या फिर औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के बराबर पूरक माने जाते हैं। नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। कई बार औद्योगिक लक्षण भी देखे गए हैं। भारत में पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन हुआ है। बहुत से पुराने जो हमारे परंपरागत जो चीज़ें थी उनका पतन हुआ है। उसके स्थान पर नई नई चीज़ों का उद्गम भी देखने को मिला है। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण को बढ़ावा मिला, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई। प्राचीन नगर जैसे कि सूरत, मसूलीपट्टनम का अस्तित्व कमज़ोर हो गया। सूरत और मसूलीपट्टनम का अस्तित्व वहीं पे कमज़ोर हुआ। वहीं पे दूसरे दूसरे जो नए नए क्षेत्र हैं वो सामने उभर कर आने लगी। नेक्स्ट आता है आपके सामने, प्रारंभ में भारत के लोग औद्योगिकरण के कारण ब्रिटिश के विपरीत किसी क्षेत्र की ओर गए। इस प्रकार नए सामाजिक समूह तथा सामाजिक संबंधों का उदय देखने को हमें मिलता है। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति को औद्योगिकरण के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। समाजशास्त्री एम.एस.ए. राव ने लिखा है कि भारत के अनेक गांव भी तेजी से बढ़ रहे हैं, नगरीय प्रभाव में आ रहे हैं। जैसे जैसे नगरीकरण होता जा रहा है, औद्योगिकरण होता जा रहा है, लोगों की स्थिति में परिवर्तन आता जा रहा है और विकास की जो धारणा है वो और ज़्यादा आगे बढ़ती चली जा रही है। तो आप बता सकते हो नगरीकरण और औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक इसलिए हैं क्योंकि नगरों में लोगों की स्थिति बेहतर होती है। लोगों की स्थिति बेहतर इसलिए होती है क्योंकि उनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। जो उनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तो वो अपनी शिक्षा पर, अपनी कौशलता पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके अपने बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत में किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके कारण पर प्रकाश डालिए। भारत में आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? देखो, भारत में किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति के बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि कहीं पर अगर सूखा पड़ जाता है और बीज बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और वो सही तरीके से कृषि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है। ठीक है, वो एक तरीके से लोन को वापस नहीं कर पा रहे हैं और उनकी फसल खराब हो गई है। तो ये बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके पीछे उनके आत्महत्या का कारण हो सकता है। लेकिन एक समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जरूरी है कि जो सबसे कमजोर तबका होता है वो मृत्यु के ज़्यादा निकट होता है और भारतीय समाज में किसानों की स्थिति कमज़ोर मानी गई है। इसी वजह से वो मृत्यु यानी आत्महत्या के बहुत ज़्यादा निकट पाए जाते हैं। तो इनको किस तरीके से समान और सभ्य जीवन दिया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं सरकार के तौर पर, एक आदमी के तौर पर कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे। पहला आता है, समाजशास्त्रियों ने कृषि तथा कृषक समाज में होने वाले संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया है। यानी कि कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि कृषि समाज का सबसे कमज़ोर तबका करता है। ठीक है, और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देने की आवश्यकता है। उनको क्या देना पड़ेगा? आपको सब्सिडीज़ वगैरह देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान सीमंत किसान होते हैं, मतलब इनके पास या तो भूमि बहुत कम होती है या फिर इनके पास भूमि नहीं होती है। ठीक है, और जब इनके पास भूमि नहीं होगी तो इसकी वजह से इनके जो परिवार का आकार है ये बड़ा होता है, तो भोजन उन सबको नहीं मिल पाता। इसी वजह से कोई और ऑप्शन नहीं दिखता, इसी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं और हरित क्रांति के तरीके का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरित क्रांति में आपको उर्वरक, बीज वगैरह खरीदने पड़ते हैं, लेकिन इनके पास उतने संसाधन नहीं होते कि हरित क्रांति में ये पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, कृषि रियासतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बाजार स्थिर नहीं है तथा बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मद्दों में निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार लेते हैं। किसान ऋण लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेते चले जाते हैं और फसल सही नहीं होती है तो आप जो आपका कर्जा है उसके चक्र में आप फंस सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब आप लोन वापस नहीं कर पाते हो तो आपकी भूमि चली जाती है, फिर किसान फ्रस्ट्रेट होकर डिप्रेशन में आके ऐसा कदम
उठा लेते हैं। तो इसमें सरकार को उन्हें ऋण प्रोवाइड करना चाहिए, उनको कर्जा देना चाहिए और बहुत कम शर्तों पर उनको ऋण देना चाहिए ताकि उनकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सके। खेती न होना तथा कुछ मामलों में उचित आधार अथवा बाजार मूल्य के अभाव के कारण किसान कर्ज का बोझ उठाने अथवा अपने परिवारों को चलाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, अपना परिवार का बोझ नहीं उठा पाते हैं, उनको सही से अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, सही से भोजन नहीं दे पाते, सही से कपड़े नहीं दे पाते, सही से मकान नहीं दे पाते। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक फील करते हैं। ठीक है, इसी की वजह से उनकी बहुत सी परेशानियाँ बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो लास्ट एक और क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, भारत में किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके कारण पर प्रकाश डालिए। अब भारत में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कुछ कुछ कारण है। पहला कारण ये है कि वो कर्जे के जंजाल में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, उनके पास क्या है, ऑप्शन नहीं है कि ऋण कहाँ से लें। तो किसी महाजन से या फिर किसी व्यक्ति से ऋण लेंगे तो उसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको वापस नहीं कर पाते हैं। तो ये कारण है आपका। दूसरा कारण ये है कि सरकार उनकी सही तरीके से सहायता नहीं कर पा रही है। और तीसरा ये है कि ज़मींदार उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते चले जा रहे हैं, इसी की वजह से वो आत्महत्या जैसे एक चीज़ को अपना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा समाज के लिए घातक है। और चौथी चीज़ अगर हम फोकस करें तो वो ये है कि समाज में परस्पर संबंध नहीं पाया जा रहा है, एक तरीके से एक दूसरे की सहायता नहीं की जा रही है, इसी की वजह से भी लोग इस तरीके की घटनाओं में लिप्त पाए जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट रीड करते हैं, कृषि रियासतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, बाजार स्थिर नहीं है तथा बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे, मतलब क्या है, महंगे से महंगे उर्वरक चीज़ों को अपना रहे हैं और ऋण उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी उत्पादक शक्ति में कमी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, खेती का ना होना तथा कुछ मामलों में उचित आधार अथवा बाजार मूल्य के अभाव के कारण किसान कर्ज का बोझ उठाने अथवा अपने परिवार को चलाने में असमर्थ होते हैं। आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और इनको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और सभी लोगों को समान रूप से ऋण देने के लिए कार्य करना चाहिए, तभी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं समाज में कम हो सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।